Assalamu alaikum students. Today we will start Bertrand Russell and we will discuss his philosophy and style with reference to his unpopular essays. Let's start with Bertrand Russell. Bertrand Russell was born on May 18, 1872. He belonged to a distinguished family. His parents had died before he came 3 years old, and he was brought up by his grandmother, who was politically liberal minded but followed strict religious standards. और जो स्ट्रिक्ट रिलीजियस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है उसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज़ की जाती है प्यूरिटन की। तो कीप इट इन योर माइंड दिस पॉइंट कि उसकी ग्रैंड मदर ने उसको लुक आफ्टर किया और उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद इसको और इसके भाई दोनों को उसने ही देखा है। और ग्रैंड मदर का और उस जो व्यूज़ ग्रैंड मदर के थे और जो उनके जिन ट्रेडिशंस को वो फॉलो कर रही थी या जो रिलीजियस उनकी थॉट्स थी, हमें उसका बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रसल में देखने को मिलेंगी। उनकी जो रसल की जो पर्सनालिटी है वो हमें नज़र आएगी कि समटाइम्स तो ग्रैंड मदर की कुछ वैल्यूज़ को रिएक्ट किया है और समटाइम्स उनको फॉलो भी किया है। Not in contact with other children, so developed an intense personal and inward life. दिस इज़ वेरी ऑब्वियस कि आप जिस तरह का लाइफ गुजार रहे होते हैं चाइल्डहुड में, तो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट आता है आपकी पर्सनालिटी के ऊपर। तो सिंस ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स, तो वो उसकी कुछ ऐसी रही होंगी कॉजेज़ एंड रीज़न्स के जिसकी वजह से वो दूसरे बच्चों के साथ जाकर घुल मिल नहीं सका और उसने नॉर्मल बच्चों की तरह से अपना वक्त नहीं गुजारा। तो उसी वजह से उसके अंदर एक ऐसी डेवलप हुई, एक ऐसा इंस्टिंक्ट डेवलप हुआ कि जिसने उसको टोटल जो है वो दूसरों से अलग कर दिया और उसके अंदर एक इनवर्ड जो थॉट्स थी उनको उसने जो है वो मोटिवेट किया है। His mind was full of idealistic and metaphysical feelings. और जैसा ही वो इनवर्ड लाइफ की तरफ को गया है, अपने अंदर अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी, जैसा कि अल्लामा इकबाल ने कहा है। तो अल्लामा इकबाल की उसी चीज़ को आप समझ लीजिए कि जैसे ही वो अपने अंदर की तरफ गया है, अपने आप को उसने रिकग्नाइज़ किया है, तो हिज माइंड बिकेम फुल ऑफ आइडियलिस्टिक एंड मेटाफिज़िकल फीलिंग्स। तो वो दूसरी तरह के उसके अंदर जो हैं वो थॉट्स आने लगी हैं, उसको बहुत सारी चीज़ें जो हैं रिवील होना शुरू हुई हैं इस तरह की। एंड ही बिगैन टू एंटरटेन रिलीजियस डाउट्स, और उसके बाद जो है बहुत सारे रिलीजियस डाउट्स उसके जहन में जो थे उनको भी उसने आंसर किया है। और इसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट हमें उसकी राइटिंग्स में देखने को मिलेगा, जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल रीड हिज स्टाइल in the same lecture. His lifelong mission was to know the exact extent of human knowledge. अभी हमें यहाँ पर दो चीज़ें पता चल रही हैं। एक तो जो उसका टारगेट है वो है रिलीजियस डाउट्स को एंटरटेन करना, यानी जो रिलीजियस क्वेश्चंस हैं उनके बारे में सोचना और उनके आंसर्स ढूंढना। और दूसरा जो टारगेट है वो ये है कि एक ह्यूमन नॉलेज जो है उसकी एक्सटेंट क्या हो सकती है, यानी कि एक इंसान जो है वो कहाँ तक जान सकता है, उसकी लिमिट क्या है। So Russell led a life as a philosopher, as a writer and as a lover of peace. ये तीन एस्पेक्ट्स हैं उसकी पर्सनालिटी के जो कि हमें बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आते हैं उसकी राइटिंग्स में भी। ऑल्सो अ ग्रेट मैथमेटिशियन, इस चीज़ को आपने नहीं भूलना है, बिकॉज़ जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे होते हैं उन सब्जेक्ट्स का आपकी सोच के ऊपर, आपकी पर्सनालिटी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट नज़र आता है। तो ये जो आपका रसल है, इसने जो सबसे पहला जो लिखा था बुक जो इसकी लिखी थी इसने, वो मैथमेटिक्स पर लिखी थी।
तो आप यूँ समझ लीजिए कि बेसिकली ही वॉज अ मैथमेटिशियन। तो जो मैथमेटिशियन होता है वो बड़ा सोचता है, समझता है, और बड़ी कैलकुलेटेड थॉट्स होती हैं, कैलकुलेटेड आइडियाज़ होते हैं। एंड व्हेन ही गोज़ टू राइट डाउन समथिंग, तो उस वक्त उसके जो वर्ड्स होते हैं वो भी बड़ी कैलकुलेटेड, ये सब चीज़ें हमें उसकी राइटिंग्स में नज़र आएंगी, जिसको अभी हम इसी लेक्चर में डिस्कस भी करने जा रहे हैं। ऑल्सो ग्रेट मैथमेटिशियन एंड ही रिगार्डेड इट अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी। उसका ख्याल था कि मैथमेटिक्स जो है वो एक फ़िलासफ़ी की ही एक ब्रांच है, जिसमें हम फ़लसफ़े को दूसरे तरीके से पढ़ रहे होते हैं। नहीं कि आप उसको डिस्क्रिप्टिव वे में कर लें या न्यूमेरिकल वे में कर लें। व्हेन इट गोज़ टूवर्ड्स डिस्क्रिप्टिव वे, तो फिर आपकी ये राइटिंग नज़र आती हैं, आपको प्रोज़ भी नज़र आती है, पोइट्री भी नज़र आती है। और जब आप उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लेकर जाते हैं फ़िलासफ़ी को, देन इट बिकम्स मैथमेटिक्स। He actively opposed the making of nuclear weapons in the pursuit of political aims through war। जी, ये जो है ये बहुत क्लियरली एडवोकेट किया है उसने अपने इन आइडियाज़ को। हमें बहुत नज़र आता है क्लियरली, उसकी एसेस में भी, उसके फ़िलासफ़ी में हमें नज़र आता है। बेसिकली ही वॉज एन एंटी वॉर एक्टिविस्ट। ही वॉज़ अ पेसिफिस्ट, और वो ये चाहता था कि दुनिया में सब लोग जो हैं वो पीसफुली रहें, लड़े नहीं, झगड़े नहीं। उसको लगता था कि एक जो पावरफुल कंट्री है, ये पावरफुल रूलर है, उसको नहीं चाहिए कि वो दूसरे लोगों के साथ, या जो कमज़ोर हैं, या चाहे वो उतने ही पावरफुल ही क्यों ना हो, तो वॉर के थ्रू या इस तरह की जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको यूज़ करके, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो उनके अगेंस्ट हैं। तो मोस्ट ऑफ हिज पोलिटिकल एंड पैसिफिस्ट राइटिंग्स केम ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसके सामने हुई है, और ये बड़ा शॉक्ड हुआ, इसको बहुत सारी चीज़ों पर दुख हुआ, और उसने इसके ऊपर बाद में बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे हैं जैसे फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई है, और उसके दौरान भी बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो आपकी हिस्ट्री में आपका नाम बना जाती हैं। जैसे अगर आपको याद हो, तो जो मैडम नूर जहाँ हैं, उन्होंने 1965 की वॉर में जाकर उन्होंने जो हमारे सोल्जर्स थे उनके लिए, उन्होंने फ्रंट पर बॉर्डर्स पे जाकर उनके लिए उन्होंने जो बहुत सारी जो पोइट्री थी ऐसी, उनके टू इंक्रीज़ एंड देयर एंथुजियाज़म, और उनके जो मोहब्बत थी वतन के लिए, और उनके अंदर जो पेट्रियाटिज़म था उसको इंक्रीज़ करने के लिए, एनहांस करने के लिए उन्होंने ये सब किया। तो बिल्कुल उसी तरह से जो आपका रसल है, उसके ऊपर भी जो फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसका ऐसा इम्पैक्ट हुआ कि उसने बहुत क्लियरली जो है वो बड़ा लाउडली उसने अपना ये जो थॉट था उसको दुनिया के सामने रखा है। According to him, the only way to save the world from a huge nuclear war was the establishment of a world government, the most recurrent idea in all his writings। आप उसकी कोई भी राइटिंग देखेंगे, जब हम उसके एसेस भी पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सपोर्ट करता है, इस आइडिया को, कि एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक वर्ल्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए, वो सब कंट्रोल करे। और उसी सूरत में ये हो सकता है कि वो चूँकि सारे उससे डर कर रहेंगे, जैसे एक फ़ादर के बहुत सारे बेटे होते हैं, तो उससे वो चूँकि उनके सबके ऊपर कंट्रोल कर रहा होता है, तो सारे उससे डर के रहे होते हैं। तो वो वर्ल्ड गवर्नमेंट को इसलिए सपोर्ट कर रहा है कि उसका ख्याल है कि तमाम लोग जो हैं वो उस एक गवर्नमेंट को चूँकि वो फॉलो करेंगे, उसके जो ऑर्डर्स होंगे उनको ओबे करेंगे, तो इस तरह से ये जो वॉर्स हैं ना, ये नहीं होंगी। तो इसमें हम ये समझ सकते हैं कि शायद उसके जहन में एक जो सलूशन आया था वॉर्स को रोकने के लिए, वो एक यही पॉसिबल सलूशन था कि जी एक गवर्नमेंट बना ली जाए, एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बना ली जाए। आज हम इसको देखें तो वो दूसरी तरफ भी बात चली जाती है। अभी हम सिर्फ इसी पे बात करेंगे कि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा था, और वो मे बी वो रीज़न सिर्फ यही था कि वो नहीं चाहता था कि लोग आपस में लड़ें, कौमें आपस में लड़ें, मुल्क आपस में लड़ें, और उसके लिए उसने ये चाहता था कि इस्टेब्लिश हो जानी चाहिए है। उसके बाद हम आते हैं जी रसल्स फेवरेट थीम्स। रसल वॉज अ प्रोलिफिक राइटर।
बेसिकली बड़ा जो आपका जो एक एम्बिशियस राइटर है, बहुत कुछ जो है वो लिखना चाहता है और बड़ा उसकी आपकी राइटिंग्स जो हैं उसकी बड़ी क्लियरली जो है उसके आइडियाज़ को कन्वे कर रही हैं, और एक कमेंटेटर है ऑन लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, और बहुत सारे टॉपिक्स हमें मिलेंगे उसकी राइटिंग्स में। और वो लेकिन वो जो टॉपिक्स होंगे वो आप सोच लीजिए कि घूम फिर कर वो ये कुछ जो हम थीम्स की बात करेंगे उसके ऊपर आ जाएगा। ही वॉज प्रोमिनेंट एंटी वॉर एक्टिविस्ट, हम पहले भी बात कर लिया हमने। सपोर्टर ऑफ फ्री ट्रेड बिटवीन नेशंस एंड एंटी इम्पेरियलिज्म, फिर वही बात कि स्ट्रॉन्ग जो है उसको जो वीकर है उसको कंट्रोल या उसके ऊपर कब्ज़ा नहीं करना चाहिए, उसको यूसर्प नहीं करना चाहिए उसके राइट्स को। फॉर सच अ माइंड सेट ही हैड फॉलोइंग थीम्स इन हिज माइंड फाउंड अबंडेंटली इन हिज राइटिंग्स, कि उसकी राइटिंग्स में एक या दो जो हैं वो ऑलमोस्ट हर हिस्से में हमें मिलते रहेंगे। ये ऑलमोस्ट 5 थीम्स हैं। नंबर 1 इज़ द नीड ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। उसका ख्याल है कि जी वर्ल्ड गवर्नमेंट, ये तो हर तरह से उसको कंक्लूड करता है जब सारी बातों को उसने कहा जी जैसे कोई भी इशू उसने डिस्कस किया उसके बाद उसने कंक्लूड किया कि वर्ल्ड गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज़ नीड ऑफ रिफॉर्म इन मॉरल्स। मॉरल्स को बहुत ज़्यादा डिक्टेट करता है और आप उसको मॉरलिस्ट कह सकते हैं। नंबर 3, डिस्कशन ऑफ ग्रेट हार्म कॉज्ड बाय रिलीजन सुपरस्टिशंस। अभी हमने एक तरफ बात की कि प्योरिटन जो है वो इन सेंस आगे भी जाके हम स्टाइल में भी बात करेंगे, तो उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो बड़ी स्ट्रिक्ट फॉलोवर थी रिलीजन की, तो उससे इसके जहन में बहुत सारी चीज़ें जो हैं बहुत सारे डाउट्स आने शुरू हुए। जैसे एक बच्चे को कहा जाए कि आपने हमेशा सच बोलना है और फिर खुद ही मुझसे ये कह रहे हो कि वो बाहर जो कोई भी आया उसको ये बता दो कि अब्बा घर पे नहीं है, तो ये उससे उसके जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो निकलते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से जब इसने एक स्ट्रिक्ट अपने घर में एक माहौल देखा है और फिर उसके बाद जो उसने क्लेम्स देखे फ़िलोसोफर्स के या जो रिलीजियस पर्सनालिटीज़ थी उनके जो क्लेम्स देखे, और उसके बाद जो एक डिफरेंस देखा कि वो कह क्या रहे हैं और वो कर क्या रहे हैं, तो इस चीज़ इन सारी बातों की वजह से उसके जहन में बहुत सारे जो ऐसे रिलीजियस क्वेश्चंस आए और उसको जो है उसने फिर वो कंफ्यूज हुआ यहाँ पर, और कंफ्यूज इन अ सेंस कि उसको ये लगा कि रिलीजन जो है वो सुपरस्टिशन के साथ कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है। तो मतलब जहाँ पर रिलीजन जो है वो एक उसके जहन में ये रहा कि जो आपके सेट रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स जो हैं वो आपके रिलीजन के, वो दे आर सेपरेट फ्रॉम सम बिलीव्स एंड सम ट्रेडिशंस जो कि फॉलो कर रहे होते हैं मज़हब के नाम पर, तो उसको उसने कहा कि ये वो सुपरस्टिशंस हैं और वो दे बिकम द पार्ट ऑफ द रिलीजन ऑल्सो। तो ये चीज़ें वो डिस्कस करता है। नंबर 4 है जी मैंस टेंडेंसी टू टेक एक्सेसिव प्राइड इन हिज इंटेलिजेंस इन द सुपीरियरिटी ऑफ हिज एज स्पीशीज़। ये हमने जो पहले भी बात की है कि वो ये देखना चाहता था कि इंसान किस लेवल तक, किस एक्सटेंड तक जो है वो नॉलेज गेन कर सकता है। नंबर 5 इज़ नीड ऑफ रिफॉर्म इन एजुकेशन। वो एजुकेशन में भी बहुत सारी रिफॉर्म्स लाना चाहता था। नेक्स्ट, रसल्स व्यूज़ ऑन रिलीजन, ये हमें पता होने चाहिए हैं। रिलीजन चूँकि क्रिश्चियनिटी को ही वो फोकस कर रहा था, उसके जहन में भी यही थी, तो ही लेड एम्फोसिस ऑन लव एंड रिलीजन लेड एम्फोसिस ऑन लव एंड ब्रदरहुड ऑफ मैन। जो क्रिश्चियनिटी है उसका ये ख्याल था और उसने ये बहुत सारी जगहों पर बात भी की। उसने कहा जी क्रिश्चियनिटी जो है वो ये डिक्टेट करती है और ये क्लेम करती है कि देयर शुड बी लव एंड ब्रदरहुड ऑफ मैन, लेकिन रसल जो था वो इस चीज़ पर आकर परेशान हुआ और उसने ये कहा कि जो हिस्ट्री है वो ऐसा कुछ नहीं शो करती है, कि यानी कि जो क्लेम्स हैं वो फ़र्क हैं उसकी प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिकली अगर उसने देखा जाए तो वो ये चाहता था, ही वांटेड टू शो द क्रूअल फेस ऑफ क्रिश्चियनिटी थ्रू द हिस्ट्री ऑफ परसिक्यूशन एंड इंटॉलरेंस, की जो हिस्ट्री में जो कोई भी इंसिडेंट्स हो चुके थे वो उनको बता कर दिखाना चाहता था, और जिसमें कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर भी उसमें वो शामिल करता है और ये सब कहता है कि वेयर इज़ द क्लेम जो अभी आप कर रहे थे कि देयर शुड बी लव एंड ब्रदरहुड ऑफ मैन, तो वो कहाँ है कि प्रैक्टिकली तो आप उसको बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू हिम रिलीजन इज़ लिटिल मोर देन सुपरस्टिशन।
उसका ख्याल है कि रिलीजन जो है वो कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि कुछ थोड़ा सा सुपरस्टिशन से कम है, यानी कि जो एक सेट रूल्स एंड प्रिंसिपल्स डॉक्ट्राइन्स होते हैं वो उनके, तो उसकी बात उसने की। सो डिस्पाइट इट्स पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स, उसका ख्याल है कि रिलीजन के बहुत सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद उसने कहा कि इट इज़ लार्जली हार्मफुल टू पीपल। क्यों है? उसने जो है इट मे बी द रिएक्शन ऑफ स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन इज डन बाय हिज ग्रैंड मदर। उसके जहन में ये जो एक तस्वुर था ना कि ये जो हार्मफुल है लोगों के लिए, तो वो मे बी उसका जो है वो ग्रैंड मदर का हो, या फिर जो हिस्ट्री में उसने एक डिफरेंस देखा था बिटवीन द क्लेम्स एंड द प्रैक्टिसेस, तो उसने भी उसको ये सोचने पर मजबूर कर दिया था। नेक्स्ट जो रिलीजन के बारे में उसका ख्याल है वो ये है, रिलीजन एंड रिलीजियस आउटलुक सर्व टू रिस्ट्रिक्ट नॉलेज, कि आप जितना ज़्यादा रिलीजन से करीब हो जाते हैं, जितना ज़्यादा आपकी आउटलुक रिलीजियस हो जाती है, आप नॉलेज की तरफ कम जाते हैं, फिर आप अपने आप को लिमिटेड कर लेते हैं जहाँ तक आप पहुँच गए हैं। तो उसका ख्याल है कि रिलीजन जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है आपके नॉलेज को, एंड इट कॉजेज़ फियर एंड डिपेंडेंसी। आपको फियर आपके अंदर किसका आता है? फियर ऑफ गॉड आता है, डिपेंडेंसी ऑन गॉड आता है। तो ये चीज़ें जो हैं आप ये देख लें तो थोड़ा थोड़ा सा आपको इसमें सेकुलर थाट नज़र आ रही है। तो ये कुछ चीज़ें उसमें हमें मिल रही हैं। एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉर, व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबल? रिलीजन एंड रिलीजियस आउटलुक आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉर, ऑपरेशन एंड मिजरी प्रिवेलिंग इन द वर्ल्ड। उसका ख्याल है कि जो दुनिया में जंगें हो रही हैं और बहुत सारे जुल्म हो रहे हैं और बहुत सारे सफरिंग्स जो लोग फेस कर रहे हैं, वो सब जो है वो रिलीजन की वजह से है, रिलीजियस आउटलुक की वजह से है। तो आप ये देख सकते हैं द डैम ह्यूमन रेस, मार्क ट्वेन का ऐसे है, उसमें भी कुछ थोड़ा सा उसने ये बात इसी तरह से की हुई है कि आप डिफरेंट रिलीजन के लोगों को अगर आप एक जगह पर रख दें तो वो सब एक दूसरे को मार डालेंगे, बिकॉज़ वो टॉलरेट नहीं करेंगे एक दूसरे को। तो टॉलरेट ना कर सकने में और रिलीजन को ब्लेम करने में थोड़ा सा फ़र्क है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि रसल जो है या कोई भी राइटर जो है वो हमेशा ठीक नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं पर आप देख लें टू अर इज़ ह्यूमन, कहीं ना कहीं पर तो वो लिमिटेशंस आएंगी ना जो एक ह्यूमन बीइंग की हैं। तो वो लिमिटेशंस हमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं कि जो उसका रिलीजन के बारे में उसका जो आउटलुक है वो थोड़ा सा सुपरफिशियल रह गया है, बहुत डीपली उसने उसको शायद ऑब्ज़र्व नहीं कर सका। और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो लेकिन चूंकि हमारा ये टॉपिक उसमें नहीं है, हम इतना डीप उसमें नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि रसल क्या सोचता है रिलीजन के बारे में। नाउ कम टू अनपॉपुलर एसेस। हम पर्टिकुलरली बात करेंगे अनपॉपुलर एसेस की। अब थोड़ा सा हमने जनरल डिस्कशन की थी रसल पर, उसके फ़िलासफ़ी पर, उसकी थॉट पर और उसकी राइटिंग स्टाइल पर। अब हम आ जाते हैं पर्टिकुलरली अपने अनपॉपुलर एसेस पर, जो कि हम इसके बाद अपने एसेस स्टार्ट करे जा रहे हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो अनपॉपुलर एसेस हैं ये डिफरेंट टाइम पर लिखे गए कुछ एसेस को इकट्ठा करके एक वॉल्यूम बनाया गया है, और ये एसेस दे वर रिटन बिटवीन 1935 एंड 1950। ये इनके बीच में जो हैं वो लिखे गए हैं। तो आप ये देख लीजिए कि इसमें जो नागासाकी और हिरोशिमा है उसका जो इंसिडेंट हो रहा है वो भी इसी के दरमियान में हो रहा है। और उसने भी जो है रसल के बहुत ज़्यादा जो है, जिसके बाद इसने कि एक मीटिंग भी कॉल की और इसने उसके बाद एक बाकायदा मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया है। टाइटल इज स्टिमुलेटिंग एंड अट्रैक्टिव टू गेदर मोर रीडर्स के जब आप कहते हैं अनपॉपुलर एसेस, एंड ये बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच थी रसल की। और सिंस ही वाज अ साइंटिफिक मैन एंड मोर ऑफ अ मैथमेटिशियन, तो हमें ये उसकी जो प्रैक्टिकल अप्रोच है उसको हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा। इवन व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द लेक्चर्स, तो मैंने जब बुक पकड़ी हुई थी अनपॉपुलर एसेस, तो एवरीवन इन माय फैमिली, माय फ्रेंड्स
उन्होंने कहा अच्छा ये अनपॉपुलर एसेस व्हाट इज़ इन दिस बुक, और ये वो सब चीज़ें, उनको ये जो टाइटल था बड़ा स्ट्रेंज लग रहा था। उन्होंने कहा कि पॉपुलर एसेस तो होते हैं, व्हाट इज़ दिस अनपॉपुलर एसेस। तो उस पर मुझे लगा कि दैट वाज प्रैक्टिकल अप्रोच जो कि रसल ने उस वक्त इसमें लिखी थी, जो इसको अनपॉपुलर एसेस का टाइटल दिया था, और वो अभी हम आगे पढ़ने लगे हैं जी। द टाइटल डिपिक्ट्स हिज फिलॉसफी दैट ही हैड नॉट वांटेड टू क्लेम द पॉपुलर एसेस, कि वो ऐसे कोई एसेस लिखने नहीं जा रहा कि जो बड़े पॉपुलर हैं और वो ऐसा कोई क्लेम कर रहा है। तो ये उसने खुद भी ये बात की थी कि आई डू नॉट क्लेम दैट द एसेस आर पॉपुलर, मैं बिल्कुल क्लेम नहीं करता कि एसेस पॉपुलर हैं, एंड इफ़ नॉट पॉपुलर तो फिर क्या होंगे, अनपॉपुलर ही होंगे। ज़ाहिर है कि अगर वो पॉपुलर नहीं है तो अनपॉपुलर ही होंगे। तो उसने क्लेम नहीं किया उसको पॉपुलर। तो ये इसने इस चीज़ ने भी जो है उसको अगर एक स्टूडेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इसको देखे तो उसको लगेगा कि शायद ये एक स्टंट है, एक ऐसा ट्रिक है कि जिससे आप अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस कराते हैं और लोग जो हैं वो धड़ाधड़ जो है उस प्रोडक्ट को वो बाय करना शुरू कर देते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक स्टंट था, एक ट्रिक था अपनी जो एसेस थे उनको मार्केट में इंट्रोड्यूस कराने का और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने का। तो ये हम इसमें बात कर सकते हैं। सो ही सीम्स टू बी आयरॉनिकल इन ए सिलेक्शन ऑफ टाइटल, के आयरॉनिकल है कि वो अनपॉपुलर तो उनको कह रहा है, लेकिन मेनली दे वर popular essays, and also tells us about his writing style। इससे हमें ये भी पता चलता है कि उसका राइटिंग स्टाइल बड़ा ही लाइट से मूड में, बड़ी सी उसने लाइट एंड इरोनिकल वन के जिसको आप डाइजेस्ट कर सकते हैं, अनलाइक दैट ऑफ स्विफ्ट, कि जो हमने स्विफ्ट का जो स्टाइल देखा था उसमें हमें उसको पढ़ने में, उसको डाइजेस्ट करने में, उसको एब्जॉर्ब करने में बहुत वक्त लगता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। और नेक्स्ट इज़ इजी लैंग्वेज है इसके अनपॉपुलर एसेस की। उसका टाइटल ही बता रहा है कि अनपॉपुलर एक ऐसा टाइटल है कि जिसको हर बंदा समझ लेता है कि अच्छा अनपॉपुलर क्या चीज़ है। तो इजी लैंग्वेज है, इजीली कॉम्प्रिहेंडेड बाय एन ऑर्डनरी रीडर है, और उसका ये क्लेम था कि वो हमेशा ऑर्डनरी रीडर के लिए लिखा करता है। नेक्स्ट कम रसल स्टाइल। तो रसल स्टाइल में हम अगर देखेंगे तो सबसे पहली जो चीज़ हमें नज़र आती है दैट इज़ वॉइस ऑफ रीज़न एंड मॉडरेशन। जब आप एक साइंटिफिक पर्सन की बात करते हैं, मैथमेटिशियन की बात करते हैं, तो फिर उसके बाद आप इससे डिनाई नहीं कर सकते कि वो रीज़न से हट जाएगा या वो मॉडरेशन से हट जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि रसल जो है वो एक जो इक्विलिब्रियम है उसको मेंटेन रखता है, एक बैलेंस मेंटेन रखता है यहाँ पर। तो दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि हमें उसके एसेस में रीज़न भी नज़र आएगी और मॉडरेशन भी नज़र आएगी। His style is very lucid, charming, and with clarity of thoughts। क्लैरिटी ऑफ थाट्स होती है, जो एक साइंटिफिक मैन है एंड मोर ऑफ अ मैथमेटिशियन है, उसकी थाट्स बड़ी क्लियर होती हैं। इज़ नेवर कन्फ्यूज्ड। अगर आप कन्फ्यूज़ होंगे तो आप मैथ्स का फार्मूला जो है उसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, आप उसका आंसर ही नहीं निकाल पाएंगे। सो यू शुड बी वेरी क्लियर बिफोर ही अटेम्प्ट्स टू राइट, adopts a well calculated plan। once again इम्पैक्ट आ गया उसके मैथमेटिशियन होने का कि जी वो मैथमेटिशियन है, तो वेल कैलकुलेटेड प्लान उसके सामने है कि बिल्कुल उसी तरह से कि जब आप किचन में जाते हैं तो आप किचन में जो आपका काम करने का स्टाइल है वो एक इनफैक्ट आपकी पर्सनालिटी को शो कर रहा है, आप डिस्प्ले कर रहा है कि आप असल में वेल कैलकुलेटेड पर्सन है, वेल मैनेज पर्सन है, या एक मतलब गए किचन में ये चीज़ उठाई वहाँ रख दी, वो उठाया वहाँ फेंक दिया। तो वो ये सब चीज़ें आपकी पर्सनालिटी को शो करती हैं। सो बी केयरफुल, नेक्स्ट टाइम जब आप किचन में जाएंगे तो आपने ये शो करना है कि आप एक वेल मैनेज्ड, वेल कैलकुलेटेड पर्सन हैं। द बेस्ट प्लान, ये उसका खुद के वर्ड्स हैं जी। उसने कहा द बेस्ट प्लान इज़ टू थिंक अबाउट इट विद वेरी ग्रेट इंटेंसिटी, कि आपने सोचना है, बहुत ज़्यादा सोचना है, फॉर अ फ्यू आवर्स और डेज़। कुछ दिनों के लिए सोचें, कुछ घंटों के लिए सोचें, इट इज़ अप टू यू, लेकिन सोचें। एंड इट डिपेंड्स ऑल्सो अपॉन द सब्जेक्ट जिस पे आप काम करने जा रहे हैं। दैट द वर्क इज़ टू प्रोसीड अंडरग्राउंड। आपका जो काम, जब आप सोच रहे हैं तो आपका प्लान हो रहा है, आपके अंदर वर्ड्स बन रहे हैं, आपके अंदर आइडियाज़ डेवलप हो रहे हैं, यानी आपका काम जो है वो अंडरग्राउंड चल रहा है।
After a few months, I return consciously to the topic and find that the work has been done. कुछ महीनों के बाद जब मैं कॉन्शियसली अपने टॉपिक पर वापस आता हूँ तो मुझे पता चलता है काम हो चुका हुआ है। बिल्कुल वैसे स्टाइल अगर आप इसको देखें तो वर्ड्सवर्थ का ऐसा ही था। वर्ड्सवर्थ एक चीज़ को सोचता था, उसके बाद फिर उसको अपने रख देता था अपने माइंड में, और वो फिर सोचें उसमें जमा होती रहती थी, और उसके बाद फिर वो उनको पकी हुई सोचों को बाहर निकाल कर तो पेपर पर पुट कर देता था इन फॉर्म एज पोइट्री। नेक्स्ट इज़ यूनिटी ऑफ थॉट। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसकी स्टाइल का कि यूनिटी ऑफ थॉट बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप ये देख लीजिए कि हर जगह पर आपको उसका साइंटिफिक होना और उसका मैथमेटिशियन होना जो है वो नज़र आ रहा है कि एक मैथमेटिशियन जो है वो जब तक यूनिटी को लेकर के नहीं चलेगा, यूनिटी ऑफ थॉट को लेकर नहीं चाहिए, उसकी क्वालिटी है ना जी। मूविंग इन रिगरस लॉजिकल मैथमेटिकल डिसिप्लिन, ये इस तरह से वो चलेगा अपने आइडियाज़ को लेकर कि वो रेंडमली उनको लेकर के नहीं आएगा, बल्कि बड़ा स्मूथली, बड़ा सिस्टमेटिकली उनको लेकर के चलेगा। नेक्स्ट इज़ साइंटिफिक मेथोडोलॉजी। साइंटिफिक मेथोडोलॉजी क्या होती है कि आपने अगर साइंस पढ़ी है तो आपको पता होगा कि पहले एक हाइपोथेसिस होता है, यानी एक मफरूज़ा होता है, उस मफरूज़े के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स के बाद आपकी ऑब्जर्वेशंस आ जाती हैं, और उसके बाद आप एक अपना जो मुशाहिदे की बुनियाद पर आप अपना एक कंक्लूजन आप निकालते हैं, एक नतीजा लेकर के आते हैं। तो आपका जो रसल है वो बिल्कुल उसी तरह से अपना एक वेल अफर्म्ड बेसिक एजम्पशन देता है आपको ऐसे के स्टार्ट में, उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स को डेवलप करता है, एंड ही प्रोसीड्स स्टेप बाय स्टेप टू द लॉजिकल कंक्लूजन ऑफ हिज आर्ग्यूमेंट्स, और फिर उन आर्ग्यूमेंट्स में से वो अपना एक लॉजिकल कंक्लूजन ड्रॉ करता है। नेक्स्ट इज़ आइडियल साइंटिफिक आउटलुक। उसकी ये जो आउटलुक है वो बड़ी आइडियल है, बिकॉज ही यूज़ कॉशियस एंड एग्जैक्ट यूज़ ऑफ वर्ड्स। बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ वर्ड्स को यूज़ करता है कि आपका जहाँ पर फार्मूला गलत हुआ आपका सवाल गलत हो जाएगा, आपका जहाँ पर वर्ड आपने उसका रॉन्ग यूज़ कर लिया उसका इम्पैक्ट गलत हो जाएगा। सो ही इज़ वेरी मच कॉशियस इन एग्जैक्ट यूज़ ऑफ वर्ड्स। नेक्स्ट इज़ ही अवॉइड्स एम्बिग्विटी। वेरी मच क्लियर, हमने पहले भी पता क्लैरिटी ऑफ थॉट को, लेकिन एम्बिग्विटी इस सेंस में फ़र्क है कि ही क्लैरिफाइज हिज पॉइंट ऑफ व्यू विद द ग्रेटेस्ट पॉसिबल इकोनॉमी इन यूज़ ऑफ वर्ड्स, कि वो वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता, उन्हें भरमार नहीं कर देता, वो उसकी कोशिश होती है कि वो सिर्फ नेसेसरी यूज़ करे वर्ड्स को, यानी कि बहुत लंबी चौड़ी बात ना करे, जामे बात करे, कॉम्पैक्ट करे, कंसाइज करे, एंड ही ऑल्सो अवॉइड्स मीनिंगलेस रिटोरिक, यानी कि जहाँ पर ज़रूरत है रिटोरिक भी है, वो उसके स्टाइल रिटोरिक भी है, यानी कि थोड़ा सा डेकोरेटिव स्टाइल है जिसमें लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। नॉर्मली हमने सुना होगा कि जो साइंस के लोग होते हैं उनकी लैंग्वेज, जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो ठीक नहीं होती है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना होता है कि उन्होंने ग्रामर कहाँ ठीक रखनी है, उन्होंने ये चीज़ भी बस आपका आइडिया कन्वे होना चाहिए। तो वो मीनिंगलेस रिटोरिक जो है वो उसको अवॉइड करता है, लेकिन समटाइम्स उसके बहुत सारे एसेज ऐसे भी हैं कि जहाँ पर जो उसका रिटोरिक स्टाइल इज़ दैट इज़ वेरी मच अपेरेंट, और पता चलता है कि वो ही हैज़ a great command over English language also. Next is he uses long and elaborate sentences. Long and elaborate sentences करता है unity of thought के लिए, कि जब आपको unity of thought को कायम रखना है तो आपको sentences जो हैं वो यूज़ करने पड़ेंगे long and elaborate sentences, कि वो बात जो है वो clearly आप convey कर सके, and वो जो unity of thought है वो flow करती है steadily and rhythmically, यानी कि वहाँ पर भी वो randomly नहीं आती है। वो ये नहीं होता कि लॉन्ग सेंटेंसेस, समटाइम्स होता है कि कुछ जगहों पर आप लॉन्ग सेंटेंसेस यूज़ करते हैं तो यही नहीं पता चलता कि वो बात क्या की जा रही है, आपको वापस जाना पड़ता है उस सेंटेंस के ऊपर, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, बड़ा स्टडीली और रिदमिकली वो सिस्टमेटिकली आगे चलता है। देन ही पुट्स ग्रेव इन सीरियस सब्जेक्ट्स। उसके जो सब्जेक्ट्स होते हैं एसेस के वो बड़े सीरियस होते हैं, बड़े ग्रेव होते हैं, बड़े डीप होते हैं। He uses simple language in order to make the idea more apparent. No ornamental language,
बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज़ करता है, कोई बहुत ज़्यादा इडियोमेटिक लैंग्वेज को लेकर के नहीं आता, ताकि वो ऑर्डिनरी रीडर जो है वो उसको समझ सके। नेक्स्ट इज़ इम्पर्सनल, अनइमोशनल एंड हाईली ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ये बहुत बड़ा ट्रेट है आपके रसल के स्टाइल का, कि जब आप उसको पढ़ेंगे आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा कि वो किसी भी जगह पर सब्जेक्टिव हो रहा है, पर्सनल हो रहा है या इमोशनल हो रहा है। एक हमारा इमेज होता है, एक साइंटिफिक पर्सन जो होता है, ही इज़ नेवर इमोशनल। तो मतलब उनके बारे में एक इमेज बना हुआ है ना, यूनिवर्सल एक इमेज बना हुआ है कि जो साइंटिफिक लोग होते हैं उनके अंदर तो शायद जज्बात भी नहीं होते, फीलिंग्स नहीं होती, इमोशंस नहीं होते, इस तरह की बात बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर हमें नज़र आएगा कि वो बिल्कुल इमोशनल नहीं होता, पर्सनल नहीं होता, सब्जेक्टिव सोच नहीं है उसकी, बड़ी ऑब्जेक्टिव सी, बड़ी गैर जानिबदाराना सोच सोचता है, गैर जज्बाती होता है, क्योंकि रीज़न पे सोचता है ना वो। अप्रोच टूवर्ड्स द सब्जेक्ट बिकॉज ही हैज़ एन इंटेलेक्चुअल आउटलुक। और ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं ये आउटकम हैं किस चीज़ का, उसके इंटेलेक्चुअल आउटलुक का, ब्रॉड माइंडेडनेस का। ब्रॉड माइंडेड है बहुत ज़्यादा रसल जो है, ऑब्जेक्टिव है, इम्पर्सनल है, इन्हीं के सारे उसके जो एटीट्यूड है ह्यूमन प्रॉब्लम्स को या वो सब्जेक्ट्स जो हैं जिनको वो डील कर रहा है उनके बारे में उसकी जो एटीट्यूड है उसकी वजह से उसके अंदर ये अप्रोच डेवलप हुई है कि वो इम्पर्सनल, अनइमोशनल और ऑब्जेक्टिव अप्रोच रखता है। नेक्स्ट इज़ एनालिटिकल एंड कंपैरेटिव अप्रोच। ये हमें बहुत ज़्यादा मिलेगी कि एनालिटिकली वो बात कर रहा होता है, कंपैरेटिव अप्रोच लेकर आता है, यानी कि उसमें वो डिस्कस करता है ह्यूमन बींग्स की फॉलीज़ को, जो पीछे पास्ट में गुजर गया, प्रेजेंट में कर रहे हैं, तो वो उनको कंपेयर करके बता रहा होता है कि अच्छा आप गलत कहाँ पर हैं, और वो उनको कंक्लूड करता है, वो प्रूफ देता है कि ये देख लीजिए यहाँ पर गलती हुई थी, ये नहीं होना चाहिए था, आप आज ये कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए है। इसी तरह से एंटागनिज्म बिटवीन टू सुपर पावर्स और पावरफुल एंड अंडर डेवलप्ड के जो अपोजिशंस हैं, यानी दो अपोजिंग जो लोग हैं वो पावरफुल भी हो सकते हैं, दो पावरफुल जो सुपर पावर्स हैं। आपको पता है कि जिस एरा में रसल लिख रहा है उस वक्त दो सुपर पावर्स हमारे सामने हैं, तो उसको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, यानी कि आपस में लड़ने से क्या फ़ायदा होगा, या अगर आप सुपर पावर्स हैं तो आप मतलब इसका क्या यूज़ है कि आप अपनी पावर लोगों पर शो करने लगें, या आप किसी अंडर डेवलप्ड कंट्री के साथ जो है वो आप अपना जो है वो अपोजिंग जो आपके आइडियाज़ हैं उनको आप फ्लोट करें। Next is style is simple, buoyant, intellectual, precise, exact and gay with a deep sense of concern, sympathy and human love. आपको नज़र आएगा बड़ा सिंपल, बड़ा प्रिसाइज सा स्टाइल है उसका, लेकिन बड़ा ही आप देखेंगे कि आप जब स्विफ्ट को पढ़ते हैं तो बड़ा ब्लीक हो जाता है, बड़ा ही स्फीयर हो जाता है। जब आप बेकन को पढ़ते हैं तो बड़ा सीरियस, बड़ा सीन किस्म का आपको नज़र आता है। लेकिन यहाँ पर जब आप आते हैं तो बड़े हल्के फुल्के से स्टाइल में, यानी आपको पता भी नहीं चलता, बड़ी बड़ी बातें भी हो जाती हैं और आपको समझ ही नहीं आ पाती कि अच्छा इतनी बड़ी बात हो गई है, यानी कि इतने लाइट से मूड में, इतने लाइट से स्टाइल में वो बात कर देता है। लेकिन उसकी बात जो होती है वो सिंपैथी की होती है, ह्यूमन कंसर्न की होती है, ह्यूमन लव की बात होती है, बड़ी डीप सेंस में वो बात कर रहा होता है। नेक्स्ट इज पेसिफिस्ट, अगेंस्ट वॉर है, न्यूक्लियर वेपन्स है, तो ही पेसिफिस्ट, पीस लवर है। नॉट रिपल्सिव और ब्लीक लाइक स्विफ्ट बट यूजेस आयरनी विद सरकाज़्म एंड एनेक्डोट्स। वो आयरनी भी यूज़ करता है, विट भी आता है उसके अंदर, सरकाज़्म भी है, एनेक्डोट्स भी, नहीं कि वो सटायर भी कर रहा होता है, वो रियल इंसिडेंट्स को भी बता रहा होता है कि ये देखें फ़लाँ वक्त में ये हो गया था, अब ये हो रहा है, इस तरह की चीज़ें भी लेकर के आ रहा होता है। तो लेकिन इसके बावजूद रिपल्सिव नहीं, यानी आपको ये नहीं होता कि ये क्या बात कर दी, इतनी बड़ी बात कर दी, यानी स्विफ्ट की तरह से हमें नज़र नहीं आता इसमें कुछ भी। नेक्स्ट इज़ ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, होपफुल है, पॉजिटिविटी ऑफ थॉट हमें नज़र आती है, और उसका जो स्टाइल है जो वो बड़ा जो जो उसका तंज़ो मिज़ाज है दैट इज़ वेरी मच रिफॉर्मेटिव, रिफॉर्मेटिव ह्यूमर हमें इसमें नज़र आता है, यानी उससे हम सिर्फ इन्जॉय नहीं कर रहे होते, एंटरटेन नहीं हो रहे होते, बल्कि हम बहुत कुछ सीख भी रहे होते हैं।
नेक्स्ट इज़ वेरी रिफ्लेक्टिव, आर्ग्यूमेंटेटिव, फ्लुएंट, हारमोनियस एंड सिस्टमेटिक स्टाइल। यानी कि आप को वो फूड ऑफ थॉट प्रोवाइड कर रहा होता है कि आप उसके ऊपर जब आप उसका कोई आइडिया, कोई फ़िलासफ़ी आप देखते हैं या कोई आर्ग्यूमेंट लेकर आता है तो वो आप उसके ऊपर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। और आर्ग्यूमेंटेटिव है कि वो कोई भी बात ऐसे नहीं कह सकती कि मैंने कह दिया तो बस हो गया, बल्कि वो उसके लिए आर्ग्यूमेंट्स लेकर के आता है, उसको सपोर्ट करता है या उसको रिफ्यूट करता है थ्रू आर्ग्यूमेंट्स। और फ्लुएंटली चलता है, हारमोनियसली, सिस्टमेटिकली चलता है। नेक्स्ट जो है उसमें है ओरिजिनल एंड प्रैक्टिकल फ़िलोसॉफ़िकल आइडियाज़ जो हैं, बड़े डिलाइटफुल वे में वो कन्वे कर रहा होता है, नहीं कि आपको बिल्कुल बर्डन नहीं लग रहा होता। अ टच ऑफ प्योरिटनिज़म, प्योरिटनिज़म की हमने बात बहुत शुरू में की थी जब हमने ग्रैंड मदर की बात की थी कि बड़ा स्ट्रिक्ट फॉलोअर थी वो रिलीजन की। तो लेकिन ये प्योरिटनिज़म को कहाँ से लेता है, सिर्फ इतना सा लेता है कि उससे ये मॉरल वैल्यूज़ को जो है वो निकाल रहा होता है, उधर से वो मॉरल वैल्यूज़ को जो है वो उसमें से ले करके प्रीच कर रहा होता है। और उसको लगता है कि जो रिलीजन है वो इनफैक्ट एक डॉक्यूमेंट है सिर्फ इन मॉरल वैल्यूज़ का। इसके बाद जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी सुपरस्टिशंस हैं। और इसमें हम देखेंगे कि पुरिटन सोच तो हमें नज़र आती है उसकी मॉरल वैल्यूज़ को कन्वे करने के उसमें, लेकिन ही इज़ नॉट द फनेटिक, बहुत ज़्यादा जुनूनी नहीं हो जाता है, यानी एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। हमने पहले भी बात कर ली थी शुरू में कि रीज़न की बात करता है और मॉडरेशन की बात करता है, मॉडरेटर है, यानी कि बीच की बात करता है, इत्तेदाल पसंद है। हिज मैनर इज़ ऑफ अ फ्रेंड, अ प्रीचर एंड एडवाइज़र, यानी ऐसा नहीं है कि आपको बैठा लिया और डिक्टेट करना शुरू कर दिया ऐसे ऐसे ऐसे, बल्कि वो हर चीज़ जो है वो यहाँ पर हमें सजेस्ट कर रहा होता है, एडवाइस कर रहा होता है। उसके बाद हमने एक बात करनी है शॉर्ट कमिंग्स पर, कि फिर वही बात है टूअर्ड्स ह्यूमन, कि रसल जो है आफ्टर ऑल तो एक ह्यूमन बीइंग है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हम ये तो नहीं कह सकते उसका स्टाइल जो है वो परफेक्ट है। तो बहुत अच्छा एक्सीलेंट स्टाइल है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें नज़र आती हैं, जिसको हम कहेंगे कि रसल की शॉर्ट कमिंग्स हैं। तो वो दो चीज़ें हमें नज़र आती हैं। एक तो जो हमने पहले भी बात की थी कि वो सारी बातें करने के बाद, सारे मसाइल डिस्कस करने के बाद लेकर के आता, हमें कंक्लूड करता है इस बात पर कि देयर शुड बी वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, यानी वन वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए है, ये वो बात करता है। सेकंड जो बात करता है वो रेपिटेशन ऑफ सेम एग्जांपल इन मोर देन वन ऐसे। तो ये कोई बहुत ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमने ये दो चीज़ें की जो जो कि रसल के स्टाइल का हिस्सा हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर लेक्चर टुडे। इसको प्रिपेयर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।